Hello and welcome everyone. This is another episode of podcast from JBIT College. I am Samar Jahan from B Pharma third year, JBIT College of Pharmacy. We are here with our very special guest, Dr. Ranjana ma'am. So ma'am, please आप अपने बारे में कुछ बताएं. Hello, very good morning. And firstly, thank you so much for inviting me. I am Dr. Nina Sonkar, and I am basically from Moradabad, and I did my graduation and master's degree from UPTU College, Lucknow, and after that I completed my PhD from BHU in 2013. And after that I have joined industries and academic. I have both experience, mixed experience of industries and academics. मैम जैसे कि हमने सुना है कि आपने BHU से PhD किया है. जी जी. BHU मैम एक ड्रीम यूनिवर्सिटी, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैम जाना चाहते हैं. तो मैम प्लीज़ आप बताइए कि BHU में एंट्री के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करें और वहाँ जाने के बाद उसका मतलब इम्पैक्ट क्या होगा. तो देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हैं, अगर आपने B.Pharm या अगर आपको B.Pharm के लिए जाना चाहते हैं या मास्टर्स के लिए या PhD के लिए, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है तीनों का. उसमें क्या है कि आपको एंट्रेंस देना है, या तो अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हैं आपका वहाँ पे एंट्रेंस होता है और इंटरव्यू होता है. ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए और मास्टर्स के लिए. अगर आपको PhD के लिए जाना है तो जैसे मेरे टाइम में गेट होता था, नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू GPAT. तो ये GPAT आपको देना होता है. तो आपके GPAT की कट ऑफ होती है, तो GPAT के थ्रू आपको डायरेक्ट वहाँ एडमिशन तो नहीं मिलता है, बट वहाँ पे एंट्री मिल जाती है. उसके बाद फिर आपका वहाँ पे इंटरव्यू होता है. ठीक है, तो आपका GPAT का स्कोर प्लस वहाँ के इंटरव्यू का स्कोर प्लस जो आपका बैकग्राउंड वाला जो जितना भी एकेडमिक है, आपका B.Pharm है या फिर 12th तक है या जो कुछ, फिर उसका तो वो फाइनल एवरेज बन के फिर वो आपकी कट ऑफ बनती है. तो वहाँ फिर आपको PhD के लिए एंट्री मिल जाती है. थैंक यू सो मच मैम. मैम जैसे कि स्टूडेंट्स बहुत सारे B.Pharm करना चाहते हैं या D.Pharm करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि क्यों करें हम, और हमारे जैसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी परस्यू कर रहे हैं वो ये सोचते हैं कि आगे हमारा इसमें क्या करियर है, हमें क्या स्कोप है, हमारे लिए क्या मिलेगा, मतलब हमें क्या इसमें बेनिफिट्स मिलेगा, हम क्या कर सकते हैं. तो मैम प्लीज़ आप स्टूडेंट्स को बताइए कि क्या कर सकते हैं. देखिए, ऐसा नहीं है. जो फार्मा है बेसिकली एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा फील्ड है जो कि नीड भी है. जैसे हम अदर डिपार्टमेंट कर सकते हैं, ये नीड में है, बेसिक वाला है आपका. जैसे कि मेडिसिन है, आपको क्योरनेस चाहिए, आपको मेडिसिन चाहिए, बाकी आपको ट्रीटमेंट चाहिए. तो जो आपका मेडिकल और पैरामेडिकल, ये दोनों कंबाइनली एक ऐसा सेटअप है जो आपको डेली बेसिस में भी चाहिए और वैसे भी चाहिए. तो मेरे हिसाब से इसमें एक बहुत बहुत बड़ा फील्ड है. इसमें आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर भी ओपन है. ठीक है, और आपके लिए प्राइवेट सेक्टर भी ओपन है. तो गवर्नमेंट में जैसे कि सबका मोस्टली जो फार्मा वाले फील्ड वाले हैं उनका जो बेसिक होता है वो फूड इंस्पेक्टर है आपका, या ड्रग इंस्पेक्टर में जाना चाहते हैं. और ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं और बहुत सारे जो है एसोसिएशन है जिसमें एज ए फार्मासिस्ट वो गवर्नमेंट में एंट्री कर सकते हैं. जैसे आपका रेलवेज़ है या नेवी है, आर्मी है, आपका जेल है, BSF है. ऐसे बहुत सारे है डिपार्टमेंट जिसमें आपको एज ए गवर्नमेंट आपको एंट्री मिलती है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ट्राई फॉर CDRI में आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं. ठीक है, आपका DRDO है, और आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं. तो यू आर एलिजिबल फॉर SSC UPSC ऑल्सो. बाकी जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, ये तो आपका हुआ गवर्नमेंट सेक्टर. अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट में बात करेंगे तो जैसे आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं. इंडस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री में आपका प्रोडक्शन है, QA है, QC है, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं. और आपका अगर थोड़ा सा अगर आपकी मास्टर्स के बाद जाएंगे तो यू कैन अप्लाई फॉर R&D ऑल्सो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चले जाएंगे. ठीक है, ये आपका हुआ. फर्दर आपका क्लिनिकल में भी है, जैसे आप क्लिनिकल में जा सकते हैं. तो आजकल क्लिनिकल कंपनीज़ हैं वो अपना सेटअप देती हैं, उसमें आपका डाटा कलेक्शन होता है, फिर उसका फर्दर रिसर्च में वो लोग यूज़ करते हैं. जब आपकी कोई ड्रग मार्केट में आती है, नई ड्रग अगर आपकी मार्केट में आई है, तो वो आती है प्री क्लिनिकल स्टडी के बाद. प्री क्लिनिकल जो स्टडी आपकी होती है वो एनिमल वगैरह पे होती है, उसमें बहुत सारे एनिमल्स यूज़ करते हैं.
और उसके बाद जब वो मार्केट में आ जाती है तो वो क्लिनिकल स्टडी होती है, और क्लिनिकल स्टडी के भी बहुत सारे फेजेस होते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो क्लिनिकल स्टडी में डील करती हैं। तो कुछ कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं क्लिनिकल स्टडी में कि वो एक्सपेरिमेंट सेटअप करती हैं। एक्सपेरिमेंट सेटअप का मीन्स जो आपके ह्यूमन हैं वो एज ए वॉलंटियर यूज़ करती हैं। बाकी कुछ कंपनीज क्लिनिकल स्टडी में क्या करती हैं, वो सिर्फ डाटा कलेक्शन का काम करती हैं और बाद में वो ADR वगैरह और बाकी सारे कुछ उसको एनालाइज करती हैं। तो आपका ये हो गया, बहुत वास्ट है। अब मुझे लग रहा है मैं जब बोलना शुरू है कुछ ना कुछ मेरे से छूट ही जाएगा। इसके अलावा आपका होलसेल का है, आप ये तो बेसिक है आपका एज ए फार्मासिस्ट। हाँ, MR है, होलसेल है, रिटेल है, इंडस्ट्री सेटअप है, आपका एकेडमिक सेटअप है। इनफैक्ट अब तो एक ये भी आ गया है ना, इनमें आयुर्वेदा में भी फॉर्म भी होता है, ये BHO में भी ये अब स्टार्ट हो गया है। तो बहुत है, और भी पता नहीं कितने छूट गए होंगे अभी मुझसे, तो काफ़ी है इसमें। अच्छा मैम, अगर जैसे जो इंट्रांस एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं लाइक GPAT, तो मैम उसके लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? ऑलरेडी आपने भी GPAT क्रैक किया था। जी। और GPAT के लिए मतलब किस तरीके से स्टूडेंट्स को स्टडी करनी चाहिए, क्या मतलब इम्पैक्ट होगा, कि कितना टाइम देना चाहिए, और GPAT के लिए मतलब हमें कितना अपना ये देना होगा कि हम GPAT क्रैक कर सकें, और मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि वी शुड बी मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाँ, ये हो नहीं गया देखिए, GPAT के उसके लिए। GPAT के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इट्स जो आपका ये 4 ईयर का जो आपका स्टडी मटेरियल होता है आता उसी में से है। बट उसमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। और जैसे उसमें आपका मैं बात करूँ, आपकी सुटिक्स है, फार्मास्यूटिक्स है, ठीक है, वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, आपका फार्माकोग्नोसी है, आपका जूरिस है। तो ये मुझे लगता है ये 4 सब्जेक्ट मतलब आपका लगभग 60 to 70% आपका ये कवर कर लेते हैं, 3 से 4 सब्जेक्ट। और आपको बेसिक ही पढ़ना होता है, और बेसिक आपके सिलेबस में है भी, तो आप उसी को सीरियसली पढ़ लें और रिवीजन ज़रूर करें। रिवीजन के लिए आपको देखना है कि हाँ आपको रिवाइज करना है। और साथ में मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि लास्ट के 10 to 15 ईयर के आप लोग ना जो है क्वेश्चन पेपर आप लोग निकाल लीजिए, एक उसका सेट बना लीजिए, क्वेश्चन पेपर का, एक सेट, 2 सेट, 3 सेट। तो एक सेट में आप लोग क्वेश्चन ऐसे लगा लीजिए। फिर आप डेली का टाइम डिवाइड कर लीजिए कि ठीक है आपकी रेगुलर स्टडी है, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर स्टडी आपको ये इतना GPAT के लिए प्रिपेयर करना है। तो आधा घंटा 1 घंटा मोर देन सफिशिएंट है। तो उसमें आधे घंटे में आप जैसे कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें क्या करिए, GPAT का 1 ईयर का 1 ईयर का पूरा क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसको सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए उसमें कितने क्वेश्चन हैं, आई डोंट नो अब कितने क्वेश्चन होते हैं, 300 क्वेश्चन होते हैं, अब शायद बढ़ गए हैं, चेंज हो गए। तो उसमें क्या है, 300 क्वेश्चन में आप क्या करिए, आप 50 क्वेश्चन मान लीजिए, आधे घंटे में आप 50 या इतना सॉल्व करें, तो 50 क्वेश्चन सॉल्व करिए, उठा के उसको रख दीजिए। फिर अपना कोर्स स्टडी करिए। फिर आप जब भी, तो आप ये थोड़ा सा जब हैबिट में लाएंगे ना, तो आपके लिए डेली आधे घंटे कुछ भी नहीं होता है। आप घूमने भी निकलेंगे तो भी लगेगा अच्छा आधे घंटे तो करना है, लाओ मैं ये फटाफट 10 या 20 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन डेली लगा लेती हूँ। और जो क्वेश्चन आपने लगाया है, जो सेट आपने प्रिपेयर किया है, अगले दिन आप यू हैव टू वेरी श्योर कि आपको उसका रिवीजन करना है। तो इसमें प्रैक्टिस मस्ट है आप, क्योंकि इसमें सिलेबस में सब कुछ नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं उसमें, तो आपको एटलीस्ट ट्रिकी क्वेश्चन भी हैंडल करने हैं। तो मैंने तो ऐसे ही प्रिपेयर किया था, मैंने उसके 4 सेट बनाए थे, एक सेट मैंने याद किया था, बाकी 1 रिवीजन, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन, तो अलग से मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन हाँ वो सेट किया था और बाकी सिलेबस वैसे ही किया था जैसे हम लोग करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। अगर फर्दर स्टडीज़ के लिए कोई बाहर जाना चाहता है तो वो किस तरीके से जा सकता है, क्या उसके लिए कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है या? हाँ, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, जैसे फार्मा का है, यहाँ पे हम लोग फार्मा के लिए क्या जानते हैं, जैसे किसी ने पूछा अच्छा क्या करा फार्मा, अच्छा वो कंपाउंडर, मतलब एक तो आपको अगर नॉलेज नहीं है तो वो आपका क्या करते हैं, उनको नॉलेज नहीं है, एक तो उस फील्ड की नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करते हैं आपको बहुत वैसी नजरों से देखते हैं, अच्छा कंपाउंडर, नहीं उनको नहीं पता भाई, वी आर इन्वेंटर,
भाई हम ड्रग डिस्कवर करते हैं, वो ड्रग डिस्कवर जब तक हम करेंगे नहीं, वो मार्केट में आएगी नहीं, तो आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई फील्ड हमसे लोअर है या अपर है, हाँ, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वी आर द बेसिक्स ऑफ दिस फील्ड। ठीक है, कोई भी ड्रग हम जब तक हम इन्वेंट नहीं करेंगे क्या होगा बताइए? आप क्योर करके क्या कर लेंगे जब तक आप मेडिसिन नहीं दे पाए, नई ड्रग नहीं आएगी। हाँ, तो उसमें क्या है कि जैसे, हाँ, आपका क्वेश्चन क्या था कि फॉरेन के लिए, तो फॉरेन के लिए तो देखिए, ये वैसे एम फॉर्म के लिए आप एम फॉर्म पीएचडी के लिए भी बाहर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट नॉर्मली क्या होता है फॉरेन कंट्रीज़ ना, उनके अपने 2-3 टेस्ट होते हैं, जैसे जीआरई हो गया, तो उसमें क्या है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन होता है इनका, तो बेसिकली ये आपका यूएसए वगैरह कराता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये एक साल में मेरे ख्याल से 5 टाइम्स दे सकते हैं, और इनके करीब 5 सेंटर हैं इसमें ना। तो इनका प्लस पॉइंट क्या है, अगर एक बार आपने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो आप 5 साल के लिए वैलिड है, तो 5 ईयर के लिए आप कभी भी बाहर जा सकते हैं। एक आपका जीआरई है, एक आपका टफल करके होता है, इसमें क्या होता है कि टेस्ट ऑफ इंग्लिश इन फॉरेन एग्जामिनेशन, कुछ इस टाइप का। तो इसमें क्या होता है, ये भी सेम यूएसए ही कंडक्ट कराता है, पर उससे थोड़ा सा लो ग्रेड का है। तब सबसे ज़्यादा लोग जीआरई करते हैं, फिर टफल करते हैं। एक और है आइसलेट करके है, उसमें ये तो बेसिकली सारे इन लोगों के एग्ज़ाम इंग्लिश, मतलब वो ये फर्दर ये चेक करते हैं कि आपकी इंग्लिश, हाउ मच कंफर्टेबल इन इंग्लिश, आप वहाँ क्या कर सकते हैं। तो इसमें से जो आपका जीआरई टफल है, ये फॉर फर्दर स्टडी है, और आइसलेट जो है ये फर्दर आप वहाँ पे स्टडी भी कर सकते हैं, और फिर वहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हैं। तो ये हाँ उसके लिए है। तो मैम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बाहर में क्या क्या होगी? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में देखिए अब डिपेंड करता है, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आप क्या करेंगे। आप एज ए फार्मासिस्ट जा रहे हैं, आप एकेडमिक में जा रहे हैं, आप आर एन डी में जा रहे हैं, तो हाँ ये उस हिसाब से। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम एक ऐसी जस्ट बेसिक क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब एग्ज़ाम आते हैं तो स्टूडेंट स्ट्रेस में आ जाते हैं, एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो मैम इससे बचने के लिए आप अपना सजेशन देना चाहिए? स्ट्रेस लेने के लिए, अच्छा, सबसे पहले तो मैं सिर्फ मैं अपना बता दूँ, उसमें क्या है, एक तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान में एक अपनी क्वालिटी होगी, एक यूनिकनेस होगी। ठीक, तो आप पहले तो कंपेयर करना बंद कर दीजिए कि वो 6 घंटा पढ़ रहा है तो आपको भी पढ़ना है, वो 12 घंटा पढ़ रहा है, नहीं, मत करिए। हो सकता है जो बंदा सामने वाला अगर 10 घंटे पढ़ के वो उतना लर्न करना है, आप 2 घंटे में करें। तो इस सिचुएशन पे आप जिस स्टेज पे हो, यहाँ तक आते आते हम लोगों को एटलीस्ट पता ही चल जाता है कि हमें कि कितने घंटे पढ़ के हम लोग एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं या कुछ क्लियर कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये कंप्लीट करना छोड़ दीजिए, फर्स्ट। सेकेंड वन, आजकल की जो जनरेशन, आजकल की क्या जनरेशन, हम लोग सारे के सारे मोबाइल फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं। तो इसका देखिए, मतलब हर चीज़ का आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव भी है। जब आप एक्सेस में यूज़ करेंगे तो बट ऑब्वियस है उसके साइड इफ़ेक्ट है, आपका टाइम किल कर रहा है, आपका रिलेशन किल कर रहा है, और बाकी तो पता नहीं ना। तो एक थोड़ा सा उसका यूज़ से बचिए, ठीक है। और एक हम लोग जो हम लोग उसमें बिलीव कर लेते हैं कि शॉर्टकट में, वो मत करिए। शॉर्टकट आपको अभी थोड़ी सी सक्सेस दे देगी, हो सकता है आपके थोड़े से मार्क्स आ जाएं या कुछ हो जाए, लेकिन हाँ, अगर जो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म में रहेगी, जिस चीज़ को बट ऑब्वियस आप टाइम देंगी, तो वक्त आने पे वो भी आपको टाइम देगा। मान लीजिए आपने किसी सब्जेक्ट को टाइम दिया, उसको डीपली स्टडी किया, जो कुछ भी किया, तो वो आपको लर्न रहेगा ना। अगर आप 5 मिनट में आप वो नहीं कर सकते, 15 मिनट लगा के तो आप वो कर सकते हो ना। हाँ, तो एक ये शॉर्टकट है। और जो आपका एग्ज़ाम है, मैं मतलब एग्ज़ाम क्या है, आपकी डिग्री इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि यू कैन से इट्स अ लाइफ, नो, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपके पास एग्ज़ाम है, डिग्री है, तो भी ठीक है, नहीं है तो इतना आप कैपेबल बनिए, आप कोई ना कोई ऐसी स्किल सीखिए, डेवलप करिए, इतने कॉन्फिडेंट रहिए कि ठीक है, ये फील्ड नहीं सही, कोई और फील्ड है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं पास हो पाई तो क्या करूँगी, या मैं नहीं पास हो पाया तो मैं क्या करूँगा, नहीं। क्योंकि मतलब ऐसा कुछ नहीं कि क्योंकि प्रेशर में आके बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत गलत जो है स्टेप ले लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। आप 2 मिनट पॉज ले लीजिए, सोच लीजिए कि जो मैं स्टेप उठा रहा हूँ उसका मेरी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या मेरे पे ही क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो हाँ, थोड़ा सा सोचिए, और अपनी लाइफ में 1-2 फ्रेंड्स रखिए ऐसे, जिनसे आप बिल्कुल विदाउट एनी लिमिट आप बात कर सकते हैं।
मतलब पढ़ाई के बारे में मत डिस्कस। आप मान लीजिए स्ट्रेस में आ गए या कोई बात हो गई, कोई फ्रेंड है या फिर कोई आपका रिलेटिव है, कोई भी ऐसा है जिससे आप मतलब फ्री होके बात कर सकते हैं किसी टॉपिक पे, तो आप उनसे बात करें अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको स्ट्रेस है। मैम एक क्वेश्चन मैं अपने लिए आपसे पूछना चाहूँगी। ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है, इनफैक्ट स्टूडेंट्स क्या सभी की, बहुत लोगों की ऐसी प्रॉब्लम होती है, मुझे भी है कि मैं बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड होती हूँ। अच्छा। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है किसी भी बात पे, और वो क्या होता है कि इससे मेरा मतलब किसी के साथ भी मेरे रिलेशन पे बहुत इफेक्ट होता है। मैं किसी के ऊपर भी एट अ टाइम गुस्सा कर देती हूँ। बाद में मुझे इस बात का रिग्रेट भी होता है कि मैंने क्यों किया, पर इसको मैं मतलब कह सकते हैं कि चाह के भी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। आप प्लीज़ इसके लिए कुछ सजेस्ट करें जिससे कि एटलीस्ट मैं अपने लाइफ में कुछ इसके रिगार्डिंग चेंजेस ले सकूँ। तो देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, इट मीन्स कि आपका ब्रेन बहुत शार्पली और बहुत रैपिडली वर्क कर रहा है। इट मीन्स कि आप अपने दिमाग को दूसरा काम दीजिए पहले तो, क्योंकि वो कभी काम करना चाह रहा है तो उसको कोई दूसरा काम दीजिए। तो दूसरा काम देने के लिए क्या कीजिए, सोचिए एक पॉज लीजिए, टेक अ पॉज फॉर 2 3 4 5 6 सेकेंड, जस्ट टेक अ पॉज। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप काउंटिंग कर सकते हैं। उसको काम देना है ना, कुछ भी काम दीजिए उसको, दीजिए उसको, बोलिए कि काउंटिंग करो, तुम्हें वो स्पेलिंग आती है क्या, तुमने वहाँ देखा था वो वाला स्ट्रक्चर याद है क्या, उसको कोई सा भी काम दे दो। एक तो ये दे दो, या फिर अगर आप कुछ बहुत बुरा गुस्सा करने वाले हो, जैसे नॉर्मली लग रहा है आपकी बहुत कुछ ख़राब होने वाला है, तो फिर टेक अ पॉज और आफ्टर दैट यू कैन थिंक अबाउट ऑफ योर पेरेंट्स। सोचिए और लाउडली कुछ भी बोल दीजिए, आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, कुछ भी बोल दीजिए जिनको आप लाइफ में बहुत ज़्यादा दिन से अटैच हैं या कुछ है, कि मैं अगर ये मान लो गुस्सा कर रहा हूँ या गुस्सा कर रही हूँ, किसी भी वे में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर मैंने ये कर दिया या कुछ गलत स्टेप उठा लिया अपनी लाइफ में, या मैंने किसी को हार्म कर लिया। ये तो जैसे आप बात करो कि आप स्टूडेंट हो तो बहुत छोटी छोटी, बट अदर लाइफ में भी जैसे जो लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, मारपीट करते हैं, कुछ और भी जैसे जो करते हैं, तो बस आप एक पॉज ले लीजिए और सोच लीजिए कि अगर आप, मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने अगले 10 सेकेंड का भी सोच लिया ना कि 10 सेकेंड बाद कि मैं क्या करूँगी, तो मैं लिख के देती हूँ कि आप ज़िंदगी में वो काम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद आप सोचेंगे ना आपने ये कर दिया उसके बाद क्या, तो वो फिर वो, हाँ वो आप पॉज लीजिए और सोचिए और अपने आप को थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम स्टडी थोड़ा सा अपने को बिजी रखिए, किसमें आप म्यूज़िक सुन लीजिए, अपनी आप कुछ भी हॉबी डेवलप कर लीजिए, आप पेंटिंग कर लो, रीडिंग कर लो, कुछ भी कर लो। मतलब ऐसा नहीं है अपने आप को सिर्फ बुकिश इतना मत बनाइए, क्योंकि लाइफ बुकिश नहीं है, लाइफ में प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए, आपका लाइवलेस भी चाहिए, यू शुड बी लाइव। ऐसा नहीं है कि जैसे आए हैं पढ़े हैं सब करे जा रहे हैं, एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, पता नहीं 30 ईयर्स के हो गए पता ही नहीं चल रहा है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम जैसे फीमेल आज के इसमें मतलब अब भी ऐसा देखा जाता है कि फीमेल को मेल मतलब अपार्ट फ्रॉम मतलब अगर मेल से कंपेयर किया जाए तो आज भी फीमेल को कहीं ना कहीं दबाया जाता है। फीमेल को मतलब अपने लाइफ में कुछ भी करने के लिए बहुत ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो फीमेल मतलब एक ड्रॉप आउट कर देती है कि नहीं आगे मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैम आप प्लीज़ मतलब ये कीजिए कि जिससे कि थोड़ा सा फीमेल को ये मिले कि फीमेल भी अपने लाइफ में अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ना चाहिए। देखिए बात तो आपने बहुत गहरी कर दी। आज की डेट में भी मैं आपको बता दूं, आज की डेट में भी एक तो अपॉर्चुनिटीज़ फीमेल्स को बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। आप यहाँ बैठी हैं, इट मीन्स कि ये शो कर रहा है कि आपकी फैमिली में कोई ना कोई, चाहे आपके पेरेंट्स हों, आपके भाई हो, बहन हो, कोई ना कोई है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई यू आर हियर। अदरवाइज तो आप सिंपल एक कुछ कोर्स करें, शादी करें, ये सब हो जाता है। तो ये तो है ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोगों को ना थोड़ा सा निगेटिव लोगों से बचना चाहिए। वो इसलिए बचना चाहिए क्योंकि जब आपसे कोई कंपेयर नहीं कर पाता ना, जब आपसे कभी कोई कंपेयर नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करते हैं, मतलब फिर वो दूसरे वे में उल्टी बात करना शुरू कर देते हैं। अच्छा वहाँ तो उसमें दूसरी बात का ये मतलब है कि वो फिर कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, उनकी लड़की वहाँ गई थी तो ये हो गया था, वो पढ़ाई नहीं किया था तो कुछ और, मतलब दे आर सर्चिंग अ डिफरेंट वे टू जस्ट पुश यू डाउन। तो एक तो आप दूसरे लोगों की बात को ध्यान देना छोड़ दीजिए, ठीक है। दूसरा, आप इतना कॉन्फिडेंट रखिए हमेशा कि आप ज़िंदगी में कभी
कभी भी आप अपने करियर को कभी सेकेंड वे में लेके नहीं जाइए। जब तक आप अपने लिए नहीं खड़े होगे, दुनिया की कोई ताकत आपके लिए खड़ी होगी। तो आप अभी आप पढ़ रहे हो, आफ्टर दैट अगर आपकी जॉब लग जाती है, उसके बाद आपकी शादी होती है, फिर और फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ग्रोथ रोक दीजिए। तो फिर क्या है, आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, यही होगा ना, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको घर भी मैनेज करना है और फिर आपको बाहर भी मैनेज करना है। कभी ऐसा मत करिए कि जो है कि अच्छा मैं अपना करियर पॉज में ले लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर मैं, नहीं, वो मत करिए। ये मैं कभी किसी लड़की को कभी सजेस्ट नहीं करूँ। अपने करियर को पॉज में मत लेके जाइए, थोड़ा स्लो कर लीजिए, थोड़ा स्लो कर लीजिए, ठीक है। इनिशियली अगर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है किसी भी वे में, किसी भी फील्ड में, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा वक्त दे दीजिए, उसको थोड़ा सा कम वक्त दे दीजिए, लेकिन उसको स्लो कभी मत करिए। और अपने अंदर आप एक स्किल हमेशा डेवलप रखिए, चाहे वो पढ़ाई का हो, आपके क्राफ्ट का हो, आपके म्यूज़िक का हो, अगर आप आर्टिस्ट हों, कुछ भी हो, है ना, अगर आप कुछ भी है, आपको बस आना चाहिए। आपको सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए इतनी चीज़ आनी चाहिए। अगर आपका एकेडमिक स्ट्रांग है, इट्स वेरी गुड, नहीं है स्ट्रांग है तो कुछ और स्ट्रांग करिए, लेकिन आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि अगर एक फीमेल पढ़ी लिखी हो या फिर अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा हो तो फिर वो पूरी फैमिली को लेके आएगा। हाँ, तो ये फिर आपको फर्दर आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, आपको अपने बच्चों को भी तो सिखाना पड़ेगा ना। आप अपने बच्चों को कभी नहीं ज़िंदगी में बोल सकते कि आपकी माँ बहुत वीक है, आप नहीं बोल सकते। ठीक है मैम, जैसे आपके अकॉर्डिंग एज अ टीचर आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को किस तरह से पढ़ाना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स मतलब आपको सुने और मतलब आपके क्लास में मतलब इंटरेस्टेड हो, वो मतलब बोर फील ना करो? बेस्ट वे क्या होना चाहिए टीचिंग का? अच्छा, मेरी लाइफ में ना टीचर्स का बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मतलब इतना इम्पोर्टेंस है कि अभी मैं अगर काउंट करने बैठूँ, मतलब तो टच वुड लकी, मतलब आई एम वेरी लकी टू हैविंग सच अ वंडरफुल टाइप ऑफ टीचर्स। बहुत हैं जिन उन लोगों ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया, कि मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, कि बहुत सारे टीचर्स मेरी लाइफ में ऐसे हैं कि उनकी वजह से मेरी स्ट्रीम चेंज हुई है। इनिशियली आई वॉज, जैसे कि मैं बताऊँ, बहुत बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, बहुत एवरेज मैं बता नहीं सकती। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे टीचर्स मेरी लाइफ में ऐसे आए जिससे हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, हमें मालूम होता है कि लाइफ चल रही है, हम पढ़ रहे हैं, पास हो रहे हैं, बस हमें मालूम नहीं होता हमें लाइफ का मोटिव क्या है, हम आगे और क्या कर सकते हैं। तो फिर एंट्री होती है टीचर्स की, तो वो हमें मोटिवेट करते हैं, नहीं नहीं आप अच्छे हैं पढ़ने में, ऐसे कैसे अच्छे हैं। तो वो हमें वो हमें वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि नहीं नहीं हम अच्छे हैं। तो आप सोचिए, मेरी लाइफ में ग्रेजुएशन बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है। एक ग्रेजुएशन का मैं आपको बताऊं, बीएससी फर्स्ट ईयर किया है मैंने फ्रॉम रज़ा कॉलेज रामपुर, तो वहाँ पे थी। उसके बाद फिर मेरा इधर सिलेक्शन हो गया। तो फर्स्ट टाइम मैं वहाँ जब मेरी एंट्री हुई, तो वहाँ के टीचर इतने पॉजिटिव थे ना, कि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे अपने स्टूडेंट्स को, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। तो वहाँ वो मेरी लाइफ का बहुत टर्निंग पॉइंट था। तो मैं हमेशा वहाँ से मैंने सोचा कि मैं कभी भी अगर इन फ्यूचर अगर मैं टीचर बनूँगी तो मैं ऐसे बनूँगी कि जैसे ये लोग हैं, कि एटलीस्ट अच्छा उन लोगों में क्या जो सबसे अच्छा पार्ट मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं क्या मुझे लगता है कि एक टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, यू शुड बी स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन, वो होना चाहिए। साथ में आपको इतनी लिबर्टी देनी चाहिए स्टूडेंट्स को, मतलब इतना स्पेस आप दीजिए कि वो आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकें, ठीक है। और बीच बीच में मैं खुद थोड़ा सा जोक वोक मैं बोल देती हूँ, तो मुझे लगता है थोड़ा सा लाइव माहौल होना चाहिए, कि हाँ एटलीस्ट थोड़ा सा स्टूडेंट आपसे इंटरेक्ट हो। ऐसा नहीं है कि आपको देख के डर जाए, क्वेश्चन ही ना पुट अप करे। तो हाँ, इतना होना चाहिए। बाकी आप देख लीजिए, आप क्वेश्चन ऐसे तो आप स्टूडेंट्स भी पूछ सकते हैं, बताओ भाई कैसे पढ़ाया जाए, पूछ सकते हैं। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर मैं कल जाके मैं पूछ लूँ कि हाँ बताओ भाई अगर तुम्हें मेरा समझ नहीं आए, मतलब आपके अंदर इतनी चीज़ होनी चाहिए, इतनी मैच्योरिटी आपकी होनी चाहिए, आपका ब्रॉड माइंड होना चाहिए कि अगर हम किसी से पूछ रहे हैं, इट मीन्स कि ये नहीं है कि हमें नहीं आता है, इट मीन्स कि जस्ट ये है कि हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। और मेरा तो यही मानना है, मतलब मैं अगर पढ़ा रही हूँ तो मेरा स्टूडेंट हमेशा यही सोचे कि यार ये कितना ईजी था, मैं इसे ज़बरदस्ती टफ मानना था। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरा स्टूडेंट या मेरा कोई मतलब कलीग ये सोचे कि यार ये इतनी बड़ी मतलब
ये बहुत ज़्यादा हाई फाई या इस टाइप का है या बहुत बड़ी कोई नहीं। आप मुझे इतना समझ लो कि मेरी लैंग्वेज, मेरा सब कुछ इतना इजी होना चाहिए कि आप इजीली एब्जॉर्ब कर लो, आप इजीली समझ लो। मेरे से मिलने के बाद, मेरे से बात करने के बाद ऐसा नहीं लगे कि आप बहुत छोटे हो या आपको नहीं आता है, वो नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऐसा है, बाकी तो बाकी स्टूडेंट बताएंगे जो भी है। मैम लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि मैम इन JBIT आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक का, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे JBIT स्टूडेंट्स? नहीं, एक्सपीरियंस तो देखिए मेरा बहुत काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ का मल्टी डिसिप्लिनरी यहाँ पे ब्रांचेस हैं बहुत सारी, अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, ये तो काफ़ी अच्छा ही। अगर मैं बात करूँ अपने डिपार्टमेंट की कि वहाँ के लिए स्टूडेंट्स को मैं क्या कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप लोग थोड़ा सा फोकस्ड हो जाइए, चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली भी मत लीजिए, जैसे बहुत सारे लोग बहुत लाइट लेते हैं। तो इतना फोकस तो आपको होना पड़ेगा कि हाँ, आपको आगे लाइफ में क्या करना है, ठीक है। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमें कंपैरिजन मत करिए, आप यूनिक हैं, ठीक है। तो आप उसको पहचानिए पहले, आप जो आपकी इंटरनल जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानिए कि हाँ ठीक है, उसको करिए, अच्छे से स्टडी करिए, पॉजिटिव रहिए, अपने अंदर स्टडी के अलावा भी एक दो चीज़ें आप डेवलप करिए, कोई ना कोई हॉबी डेवलप करिए, या तो आप स्पोर्ट्स खेल लीजिए, कुछ आर्टिस्ट वे में कर लीजिए, म्यूज़िक सीख लीजिए। मतलब डेली आप मानिए कि 24 घंटे में आप मान के चलिए, मेरे हिसाब आप योगा कर लीजिए। मुझे लगता है कि 24 घंटे में एटलीस्ट आप आधा घंटा तो आप अपने लिए निकालिए, भले आप म्यूज़िक ही सुनिए, ठीक है। योगा इतना आप निकालिए, स्टे पॉजिटिव, डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली, उतनी है नहीं, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और मैं हूँ, मतलब मुझसे मेरे हैंड पे अगर कुछ भी है ऐसा लगे कि हाँ मैं हेल्प कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ, प्लीज़ कॉन्टेक्ट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।